हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 16 का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे न्यू और डिलीट कीवर्ड के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं दो टर्मोलॉजीज, एसएमए एंड डीएमए। एसएमए का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और इसका स्टैटिक कीवर्ड से कोई लेना देना नहीं है। डीएमए का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। जैसे यहाँ आप स्क्रीन पे कुछ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। हम सी और सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में बहुत समय से ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स लिखते आ रहे हैं। ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स लिखकर हम कंपाइलर को वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स लिखे ही कंपाइलर के लिए जाते हैं, यानी कंपाइलर इन स्टेटमेंट्स को देखकर कंपाइल टाइम पे ये तय कर लेता है कि कितने वेरिएबल्स, कितने ऑब्जेक्ट्स इस प्रोग्राम में बनेंगे। यानी डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत हमें होती है और इनको कितनी मेमोरी लगने वाली है ये कंपाइल टाइम पे ही तय हो जाता है। जब प्रोग्राम रन होगा तो उसे वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स के नाम पर जो मेमोरी मिलेगी वो कंपाइल टाइम पे ही तय हो चुकी थी। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, उस दौरान आप इस मेमोरी में ना तो कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं ना इसको घटा सकते हैं। ये जितनी मेमोरी तय हो गई है उसमें कुछ भी चेंजेस हम नहीं कर सकते और इसीलिए इसको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। कई बार इसको कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं, लेकिन कोई भी इसको गलत इंटरप्रेट मत करिएगा। कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन से ये मत सोचिएगा कि कंपाइल टाइम पे मेमोरी का एलोकेशन हो जाता है, क्योंकि मेमोरी का एलोकेशन होता है जब प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। यानी प्रोग्राम जब रन होता है तो वो रैम में आता है और रैम के अंदर आपके वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है। तो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन का मतलब एक्चुअल में ये है कि मेमोरी कितनी एलोकेट होने वाली है वेरिएबल्स के नाम पर, ये कंपाइल टाइम में डिसाइड हो जाता है। किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का अपना एक स्कोप होता है, एक लाइफ टाइम होता है। जैसे कोई वेरिएबल अगर आपने किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर बनाया है तो जब तक वो फंक्शन रन होगा तभी तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही उस फंक्शन का रन होना खत्म हो जाएगा वैसे ही उसके अंदर के वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यानी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से बनने वाले वेरिएबल्स की लाइफ जितनी है आप उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप उसके वेरिएबल के डिस्ट्रॉय होने के पहले उसे डिस्ट्रॉय नहीं करवा सकते। इसका मतलब सब कुछ फिक्स हो जाता है ड्यूरिंग कंपाइलेशन कि वेरिएबल की लाइफ क्या है, कितनी मेमोरी लेगा वगैरह। ये तब बेहतर है जब हमें प्रोग्राम बनाते वक्त पता है कि हमें कितनी मेमोरी की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 नंबर्स का एवरेज निकालने का एक प्रोग्राम बनाना है, तो मुझे मालूम है मुझे 10 ही नंबर्स को हैंडल करना है, तो मैं 10 वेरिएबल्स बना लूँगा। लेकिन अगर मुझे ये नहीं मालूम है कि कितने नंबर्स का एवरेज मुझे निकालना है तो मैं कितने वेरिएबल्स पहले से सोच के बनाऊं। और यही वजह है कि हम डीएमए का इस्तेमाल करते हैं, यानी रन टाइम पे डिसाइड करेंगे कि कितनी मेमोरी की हमें ज़रूरत है और उतने ही वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। तो एसएमए की मदद से हम मेमोरी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला पा रहे थे। डीएमए की मदद से हमें जितनी ज़रूरत है उतने वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए हम सिर्फ एसएमए वाले वेरिएबल्स बना सकते हैं। अगर हमें डीएमए वाले वेरिएबल्स बनाने हैं तो हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए उनको नहीं बना सकते, क्योंकि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कंपाइलर द्वारा पढ़ा जाता है, समझा जाता है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो वेरिएबल्स बन रहे हैं उसके बारे में कंपाइलर को पता नहीं चलता, बल्कि रन टाइम पे ही वो डिसाइड होते हैं और क्रिएट होते हैं। सी प्लस प्लस आपको फैसिलिटी देती है डीएमए वेरिएबल्स बनाने की विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। जिस तरह से सी लैंग्वेज में, यदि आप सी लैंग्वेज से फैमिलियर हैं तो सी लैंग्वेज में मैलॉक, कैलॉक जैसे फंक्शंस यूज किए जाते थे डायनेमिकली वेरिएबल्स बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास न्यू कीवर्ड, ऑब्वियसली सी प्लस प्लस क्योंकि सी का सुपर सेट है तो सी प्लस प्लस में भी मैलॉक कैलॉक फंक्शन यूज किए जा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर होता है कि हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करें।
देखिए इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, हम इस पहले एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। न्यू कीवर्ड लिखने के बाद आपको लिखना होता है डेटा टाइप। न्यू के बाद जो भी डेटा टाइप आपने लिखा हुआ है उस टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपने लिखा है न्यू इंट, तो एक इंट टाइप का 2 बाइट का वेरिएबल क्रिएट हो गया। जबकि आप देखें ये जो p पॉइंटर बनाया जा रहा है ये SMA का एग्जाम्पल, तो p पॉइंटर को भी मेमोरी मिलेगी, लेकिन ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो चुका था कि p को मेमोरी मिलेगी। तो इस तरीके से हमने 2 वेरिएबल्स बना लिए। एक वेरिएबल जो SMA का एग्जाम्पल है वो है p, एक और वेरिएबल जिसका कोई नाम नहीं है लेकिन इसका होगा कुछ एड्रेस। एड्रेस नंबर क्या हो सकता है, लेट्स से हम कुछ भी सपोज कर लेते हैं, जैसे इसका एड्रेस मान लीजिए 100 है या 1000 है, तो p के अंदर वैल्यू रखी होगी 1000। तो ये बेसिकली क्या होगा, एड्रेस इस न्यूली क्रिएटेड ब्लॉक का। तो p वेरिएबल की मदद से हम इस नए ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। न्यू की मदद से बनने वाले वेरिएबल्स डीएमए वाले वेरिएबल्स कहलाते हैं और इनका कोई नाम नहीं होता, इनका सिर्फ एड्रेस होता है। न्यू रिटर्न करता है एड्रेस जिसको हम पॉइंटर में रिसीव करते हैं। हमें ये बात बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। तो अगर न्यू के बाद मैंने फ्लोट लिखा तो फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बन जाएगा और उसका एड्रेस न्यू करेगा रिटर्न, तो क्यू में एड्रेस स्टोर हो जाएगा। अगर किसी वेरिएबल का नाम नहीं है सिर्फ एड्रेस है तो पॉइंटर ही वो जरिया है जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो याद रखिए पॉइंटर का मैनिपुलेशन बहुत संभल के करना होता है कि अगर पॉइंटर में इस वेरिएबल का एड्रेस ना रहे, मैनिपुलेट हो जाए, तो फिर हम इस वेरिएबल को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बनाई तो कॉम्प्लेक्स भी एक डेटा टाइप बन जाएगा। न्यू के बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका कि एड्रेस ptr पॉइंटर में आ जाएगा। हम न्यू की मदद से एरे भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना पड़ता है कीवर्ड न्यू, जो भी डेटा टाइप हम यूज करना चाह रहे हैं, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप बताइए एरे में कितने वेरिएबल्स होंगे। तो न्यू फ्लोट 5 का मतलब हो गया 5 फ्लोट ब्लॉक्स का एक एरे बनेगा जिसका स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस रिटर्न होगा जो क्यू में स्टोर हो जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यूजर से पहले एक नंबर इनपुट करवा लें, लेट से हमने उसे x में रखवा लिया और एरे बनाते वक्त उसका साइज x बोल दिया। इसका मतलब यूजर ने अगर बोला होगा 7 तो साइज का एरे बन जाएगा। तो इस तरीके से हम न्यू कीवर्ड की मदद से एरे भी बना सकते हैं डायनेमिकली और एक सिंगल वेरिएबल भी बना सकते हैं। जिस तरह से हम डायनेमिकली मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं न्यू की मदद से, वैसे ही एक और कीवर्ड होता है C++ में जिसको बोलते हैं डिलीट। डिलीट कीवर्ड की मदद से हम उस मेमोरी को रिलीज करा पाते हैं जो न्यू की मदद से बनी है। ध्यान रखिए डिलीट सिर्फ डीएमए वाले वेरिएबल्स की मेमोरी रिलीज करने के लिए होता है, क्योंकि अगर हम डिलीट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो वेरिएबल हमने न्यू की मदद से बनाया है उसकी लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जबकि एसएमए वाले वेरिएबल्स का अपना एक निर्धारित स्कोप होता है कि जिस ब्लॉक के अंदर एसएमए वाले वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं उसी ब्लॉक के अंदर उनकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ब्लॉक खत्म होने पर ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन डीएमए वाले वेरिएबल्स इस तरह से नहीं होते। डीएमए वाले वेरिएबल्स की मेमोरी थ्रू आउट द प्रोग्राम रहती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसकी मेमोरी पहले ही रिलीज करा दें तो उसके लिए हमें डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए हम पहले लिखते हैं डिलीट कीवर्ड और उसके बाद हमें मेंशन करना होता है पॉइंटर का नाम जिसमें रखा है एड्रेस उस ब्लॉक का जो डीएमए वेरिएबल है। अगर हमने डायनेमिकली एरे बनाया हुआ है और उसका बेस एड्रेस पॉइंटर में रखा है तो डिलीट लिखते वक्त हमें स्क्वायर ब्रैकेट भी मेंशन करने होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट खाली रहेंगे जिसके बाद आप पॉइंटर का नाम लिखेंगे। अगर पॉइंटर में ये एड्रेस मैनिपुलेट हो जाए और पॉइंटर अब उस ब्लॉक को पॉइंट नहीं कर रहा है तो फिर
हम डिलीट की मदद से भी उस ब्लॉक को रिलीज नहीं करा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि डायनेमिकली जो वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं उनका एड्रेस किसी पॉइंटर में रहे और उसी पॉइंटर की मदद से हम डिलीट कर पाएंगे न्यूली क्रिएटेड ब्लॉक को। पर कोई कंफ्यूजन ना रहे, डिलीट पी लिखने से पी डिलीट नहीं हो रहा है, पी जिसको पॉइंट कर रहा है वो डिलीट हो रहा है। यदि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आप इसमें कुछ और भी जानना चाहते हैं या आपकी कुछ स्पेशल डिमांड है कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पे बनाया जाए और उसे एक्सप्लेन किया जाए ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आए, या फिर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपनी बात कहें, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी करें और इस वीडियो को, इस तरह के और भी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पे जब मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।